हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, अगर आप सभी ने अगर आप में से किसी ने भी दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट का फॉर्म फिल किया था, उसकी जो डेट है वो आ चुकी है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी को लेकर के बात करने वाला हूँ। आप इस वीडियो के अंदर आप ये जानेंगे कि आप किस तरीके से बेस्ट स्कोर ला सकते हैं। 80 प्लस स्ट्रेटेजी यानी कि 80 प्लस मार्क्स की जो स्ट्रेटेजी है, इस वीडियो के अंदर इसी को लेकर के बात करने वाला हूँ। ठीक है, यकीन मानिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए ये वीडियो। ठीक है, अगर आप मुझे टाइम दे रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर एक चीज़ को मैं बाकायदा बड़े ही डिटेल्ड वे में डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सकें। आ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डीएसएसबी के द्वारा कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है या अनऑफिशियल तरीके से कोई अपडेट मिलती है, या मेरे सीक्रेट रिसोर्सेज के थ्रू अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलती है तो मैं आपको सबसे पहले वहीं पर अपडेट देता हूँ। और साथ ही साथ मैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बातें करता हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। आप जो ये सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 14/8/2025 को इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और ये टोटल वैकेंसी जो थी उनकी संख्या थी 334। यहाँ पर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 334 है। अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो कैटेगरी वाइज आपको देखने के लिए मिलेगा, यूआर कैटेगरी में जो वैकेंसी है वो टोटल 86 है, और ओबीसी के लिए 120 वैकेंसी हैं, और एससी के लिए 23 हैं मात्र, और एसटी के लिए 34, और 71 जो वैकेंसी है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक है, वहीं पर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए देखोगे तो 14 वैकेंसी है और 32 वैकेंसीज हैं एक्स सर्विस मैन के लिए। ठीक है, तो वैकेंसीज हम अच्छी खासी भी नहीं बोल सकते और इतनी कम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एग्ज़ाम जो फॉर्म फिल हुए हैं, इस एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म फिल हुए हैं उनकी संख्या भी अच्छी खासी है, तो कंपटीशन इसमें अच्छा होने वाला है। आपको ज़रूरत पड़ेगी अच्छी तरीके से तैयारी करने की। आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर तरीके से बाकायदा हर एक सब्जेक्ट के बराबर ही ध्यान देना होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ द डिपार्टमेंट दिल्ली हाई कोर्ट। अलग अलग पोस्ट हैं ये, मतलब कोर्ट अटेंडेंट ही है, कोर्ट अटेंडेंट एस, कोर्ट अटेंडेंट एल, रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट। ये चार, ये सॉरी 5 तरीके की ये कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी है। ठीक ठीक है, ये तो होगी टोटल वैकेंसीज की बात। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए हैं उनकी संख्या कितनी कितनी है। यहाँ पर आप सामने जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूआर कैटेगरी में जो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो फॉर्म फिल हुए हैं उनकी संख्या है 7,113। ओबीसी के लिए 29,660, जिसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ओबीसी में डीएसएसबी में होता क्या है, ओबीसी में वही लोग मतलब दिल्ली के ओबीसी ही काउंट होते हैं, तो इसकी ज़्यादातर चांसेस होते हैं हर एक एग्ज़ाम में, हर एक पोस्ट कोड के एग्ज़ाम में, कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाती है। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें यही देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर ओबीसी की बात हो रही है तो यहाँ पर 120 वैकेंसी, मतलब अदर कैटेगरी से ज़्यादा वैकेंसी है। तो इस एग्ज़ाम के अंदर भी आपको इसकी जो कट ऑफ है अन्य कैटेगरीज के मुकाबले कम ही देखने के लिए मिलेगी। ठीक है दोस्तों, 29,660 ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म फिल हुए हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो एससी कैटेगरी में टोटल 23 सीट है और 55,060 फॉर्म फिल हुए हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो टोटल 34 सीट है, 9,844 फॉर्म फिल हुए हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 13,645 फॉर्म फिल हुए हैं 71 सीट्स के ऊपर। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो टोटल फॉर्म जो फिल हुए हैं उनकी संख्या है 1,85,322। ये डेटा आरटीआई के द्वारा निकाला गया है। टोटल 334 वैकेंसी है। तो अगर हम एक नंबर पर, सॉरी, एक सीट पर कितना कंपटीशन है, अगर हम इसको जांचने की कोशिश करें तो टोटल लगभग लगभग ये बैठेगा आपका 550 बच्चे से ज़्यादा, मतलब 550 बच्चों से भी ज़्यादा
550 कैंडिडेट से भी ज़्यादा एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन अच्छा खासा है, लेकिन उस लेवल का भी कंपटीशन नहीं है जैसा कि आपको एसएससी वगैरह में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बड़ी ही आसानी से एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ये जो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये डेट का सॉरी इसकी जो एग्ज़ाम डेट है उसका नोटिफिकेशन है। तो इसके जो एग्ज़ाम है वो 1/6/2026 यानी कि 1 जून से लेकर के स्टार्ट हो जाएंगे आपके, और वो रहेंगे लगभग लगभग 30 जून तक आपकी जो एग्ज़ाम है ये चलने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये अलग अलग शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे। ये कोई सी भी शिफ्ट में हो सकता है। फर्स्ट शिफ्ट में होगा तो 9 से लेकर के 11:30 बजे तक रहेगा। अगर सेकंड शिफ्ट में होता है तो 2 से लेकर के 4:30 बजे तक आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, इसका पोस्ट कोड 801/25 है। तो आपको जो एग्जाम की तैयारी मान करके चलनी है वो 1 जून को ही मान करके चलनी है। हालांकि पता चल जाएगा आपके जो एग्जाम है वो कब होगा आगे आने वाले समय में। ठीक है, लेकिन हमको जो स्ट्रेटेजी है या अपनी प्लानिंग करनी है वो 1 जून मान करके ही चलनी है। ठीक है, वहीं पर हम सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। अगर आपको नहीं पता, आप सभी परिचित होंगे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको मोटा मोटा बता देता हूँ जो भी लोग जानना चाहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल 100 मार्क्स के टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 100 ही मार्क्स के होते हैं। टोटल आपको टाइम कितना मिलता है? 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, यानी कि आपको लगभग 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 नहीं, 150 मिनट्स आपको मिलेंगे। आपको 2.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने के लिए दिए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर टाइम की कमी नहीं है। अगर आप डीएसएसबी का अदर कोई एग्जाम उठा करके देखोगे तो वहाँ पर टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। इस एग्जाम के अंदर टाइम की इतनी कमी नहीं है, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि 100 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे में करने होंगे, तो टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आपकी हिंदी लैंग्वेज पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इंग्लिश पूछी जाएगी आपसे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। उसके बाद जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। मैथ्स आपसे पूछी जाएगी, मैथ्स एंड रीजनिंग एबिलिटी आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे। ठीक है, सॉरी मैथ्स ही पूछा जाएगी, रीजनिंग नहीं है, मैथ्स ही है केवल। अगर हम इसके बाद की प्रोसेस की बात करें तो 2 चरणों में इसका एग्जाम होगा। पहला आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका चरण 2 में इंटरव्यू होगा, टोटल 15 मार्क्स का। ठीक है, तो 115 नंबर्स के आधार पर आपकी जो है मेरिट बनेगी। ठीक, यहीं पर आप देखेंगे आगे चलेंगे तो इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपने जो सही एक किया होगा वो भी कट जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग ये होती है। ठीक है, उसके बाद जो आप इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे वो आपकी इसी टेस्ट के बेस पर, यानी कि जो आपका रिटन टेस्ट होता है उसी के बेस पर शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। ये सारी चीजें होगी इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर के। ठीक है, आगे हम चलेंगे, इसके सिलेबस को देख लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं इसको मैं डिटेल में भी बताऊंगा। किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किन टॉपिक्स पर नहीं, उस सभी के बारे में प्रॉपर तरीके से बात करूंगा। सबसे पहले हम इंग्लिश के सिलेबस को लेकर के बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आप जो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना होगा। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो वोकेबलरी का हिस्सा है वो आपको पढ़ना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स आपको आर्टिकल्स, प्रपोजिशन या वर्ब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भरने होंगे, या मतलब आपको पता होना चाहिए इन सभी चीज़ों के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, प्रपोजिशंस के बारे में और वर्ब्स वगैरह के बारे में। ठीक है, इन सभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला सेक्शन है वो पूरा, और साथ ही साथ ग्रामर वाला सेक्शन भी। स्पेलिंग करेक्शन के लिए आपसे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। और ग्रामर वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो ग्रामर वाले पोर्शन में भी आपको अच्छा खासा वेटेज है इंग्लिश के अंदर। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके साथ साथ आपसे टेंसेस भी पूछे जाएंगे और वॉइस यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी कि सेंटेंस में सुधार करना, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, टॉपिक्स आपको सभी पढ़ने हैं क्योंकि 25 क्वेश्चन होंगे, तो
कोशिश करेगा डिपार्टमेंट कि आपसे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, ईडियम एंड फ्रेजेस आपसे ये भी पूछे जाएंगे। इंग्लिश पोर्शन की बात करें तो ये टोटल जो सिलेबस है वो इंग्लिश का है। ठीक है, आगे चल करके मैं बताऊंगा कि इंग्लिश में किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक, इंग्लिश के बाद आप देखेंगे तो हिंदी वाला सेक्शन, हिंदी वाले सेक्शन में आपको अनसीन पैसेज देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चन नीचे दिए हुए होंगे और उनके आंसर आपको उस अनसीन पैसेज में से ढूंढ करके करने होंगे। ठीक है, विलोम शब्द और पर्यायवाची जो व्याकरण वाला पोर्शन है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति, स्पेलिंग करेक्शन यानी कि वर्तनी आपसे पूछी जाएगी, कौन सा जो शब्द है वो सही से लिखा हुआ है कौन सा नहीं। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां। उसके बाद हिंदी व्याकरण वाला सारा पोर्शन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, कारक। ठीक है, ये काफी सारी चीजें, समास और वर्णमाला। ठीक है, और कई सारी चीजें, अलंकार वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है हिंदी के अंदर। हिंदी के बारे में आपको मैं बताऊं तो हिंदी एक बहुत ही सिंपल वे में पूछी जाएगी, और साथ ही साथ ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है डीएसएसबी के अंदर, क्योंकि डीएसएसबी की अगर आप किसी भी एग्जाम को उठा करके देखोगे तो उसमें हिंदी वाला जो पोर्शन होता है वो सबसे इजी होता है, उसको आप आसानी से कर पाएंगे और ये सबसे अच्छा स्कोर बनाने में हेल्पफुल होता है। तो आप इसको बड़ा सावधानी पूर्वक और हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ करके जाना है आपको। ठीक है ना, तो 25 में से 25 मार्क्स आप हिंदी में तो ला ही सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी सब्जेक्ट में नहीं ला पाते हैं तो हिंदी में तो ला ही पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी वाला पोर्शन। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल नॉलेज। सबसे जो कठिन सब्जेक्ट होने वाला है वो आपका जीके वाला पोर्शन ही होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको अथाह सिलेबस को देखना होगा, काफी सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। हिस्ट्री में भी आपको एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी होगी। ज्योग्राफी में आपको इंडियन पर्सपेक्टिव की ज्योग्राफी, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव की ज्योग्राफी। ठीक है, साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स देखने होंगे और जनरल साइंस के टॉपिक्स आपको देखने होंगे। ठीक है ना, और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी भी आपसे पूछी जाएगी वहां पर। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। उसके साथ साथ आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो करंट अफेयर से बनेंगे। करंट अफेयर्स में जैसे आपके नेशनल लेवल पर क्या चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है, उनके सभी लाइक जैसे अवार्ड्स वगैरह से पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में से टॉपिक्स जो है कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, हिस्ट्री में सारा चीज़ें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ज्योग्राफी में आपको इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। पॉलिटी में आपके बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, जीके वाले अगर हम पोर्शन की बात करें तो मैं आगे चल करके वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। मतलब वो टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जो आपको बहुत डीपली पढ़ने हैं, मतलब उनसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए ही मिलेगा ज़रूर। ठीक है, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, कैपिटल्स एंड करेंसीज, इन सभी टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, वहीं पर हम मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो मैथ सिलेबस में आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम, परसेंटेज, एवरेज। ठीक है, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, ये सारे टॉपिक्स, और साथ ही साथ आपको मेंसुरेशन भी पढ़नी होगी। हाँ, इसमें जुड़ा हुआ नहीं है मेंसुरेशन, 2D एंड 3D। ठीक है ना, मेंसुरेशन 2D एंड 3D वाला पोर्शन, एरिया एंड वॉल्यूम वगैरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इतना डीपली नहीं होगा क्योंकि 10th लेवल पर ये एग्जाम है, तो इतना हार्ड नहीं होने वाला है इनके क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा। ठीक है ना, तो ये सारे सिलेबस को लेकर के मैंने बात कर ली है। अब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या चीजें हैं वो, जैसे आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें से आप कोशिश करना कि एक भी नंबर ना कटे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत इजी होती है और बड़ी आसानी से आपकी तैयार हो जाएगी ये। अगर आप पहले से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत दिन नहीं लगने वाले हैं, और इसमें आप 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक्स की बात करें तो अर्थमेटिक्स में आप लगभग लगभग 20 से 22 मार्क्स का टारगेट रखना है। अगर जिसकी मैथ कमजोर भी है उसको भी इतनी परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल, सॉरी मैथ का जो लेवल होने वाला है वो 10th तक का ही होगा।
10 से ज़्यादा आप मान सकते हैं थोड़ा बहुत, तो इतने हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे आप परसेंटेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पर, टाइम एंड वर्क पर, ठीक है ना। मेंसुरेशन वाला पोर्शन तो कर ही लेना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, डिस्काउंट इंटरेस्ट वगैरह से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ एलसीएम, और ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है ना। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वोकैब वाला पोर्शन और साथ ही साथ ग्रामर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन वोकैब वाला पोर्शन ऐसा होता है कि आपसे आप मतलब क्वेश्चन जो बनेंगे वो हो सकता है आपके माइंड में ना हो, आपको याद ना हो, आपको वोकेबलरी इतने अच्छे से ना आती हो, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है वो वोकैब में से एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, इन सभी चीजों पर अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। जनरल नॉलेज की बात करेंगे। जनरल नॉलेज में इंग्लिश में भी आप 18 से 20 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज की बात करें तो जीके में या स्टैटिक टॉपिक्स, स्टैटिक जीके वाले टॉपिक्स में, अच्छा एक चीज आपको याद रखना है कि जीके और करंट अफेयर वाले पोर्शन में दिल्ली हाई कोर्ट से रिलेटेड आपको चीजें पढ़नी है, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट से रिलेटेड आपको चीजें पढ़नी है, और साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट का इतिहास और दिल्ली से जुड़ी हुई जो आसपास, मतलब दिल्ली से जुड़ी हुई जो उसकी कल्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी आपको पढ़ लेनी है, ठीक है ना। वहां से ज्यादातर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आपका तो ये अगर हम मोटा मोटा टारगेट लगा कर चलें तो 80 टू 85 मार्क्स का टारगेट हो जाएगा अगर आप इस तरीके से तैयारी मान करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ना डेली रूटीन बनाइए, डेली प्लान बनाइए। क्या करना है आपको, मॉर्निंग में 2 घंटे जीके, स्टैटिक जीके और मतलब जीके वाले पोर्शन को देना है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से पढ़ना है। आपको बताऊंगा आगे किन किन टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद मैथ्स पर आप 2 घंटे दीजिए, क्योंकि आपको पता है जब आप मैथ सॉल्व करने बैठते हैं तो अगर आपको नींद भी आ रही होती है तो वो भी भाग जाती है, तो आपको 2 से 3 घंटे मैथ्स को देना है, ठीक। वहीं पर इवनिंग की बात करेंगे, इवनिंग में आपको हिंदी और इंग्लिश वाले पोर्शन पर ध्यान देना है, और साथ ही साथ जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको 1 घंटे पूरा रिवीजन करने में दो। हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करो, बार बार उसे, मतलब बार बार नहीं बोल सकते, मतलब एक बार उसे रात को सोते समय रिवाइज कर लो, ठीक है। कुछ चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है, जैसे पीवाईक्यूज पर ध्यान देना है। कम से जो भी आपके पीवाईक्यूज हुए, आई थिंक 5 साल तो 5 बार तो नहीं हुआ एग्जाम, लेकिन हाँ जो भी पीवाईक्यूज आपको मिले कहीं से भी, टेक्स्ट बुक से या डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट से, उनको दीजिए। हर बार मतलब जब भी होते हैं आपको देख लेना, ठीक है। वहीं पर आप नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है तो आप जब 100% श्योर हो तो तभी चीज़ों को करें, यानी तभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अदरवाइज अगर नहीं आता है, अगर आप 50-50 भी हैं तो तब कोशिश कर लेना। अब अगर आप 100% ही श्योर नहीं है किसी क्वेश्चन के बारे में तो आप उसको टिक मत करके आना या सॉल्व मत करना, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट की बात करें तो फुल लेंथ के मॉक टेस्ट आप हफ्ते में 3 बार दीजिए, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले मॉक टेस्ट देने जाएंगे तो आपका जो क्या बोल सकते हैं मोटिवेशन है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद ही मॉक टेस्ट की तरफ रुख करना है आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अब कुछ में टॉपिक्स हैं जैसे मतलब वो बहुत ज्यादा हर बार रिपीट होने वाले टॉपिक्स, जैसे हिंदी में कुछ टॉपिक्स है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे वगैरह, ठीक है ना, संधि, समास, शुद्ध अशुद्ध शब्द, ये सारे टॉपिक्स। वोकैब में इंग्लिश वाले में ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, इन पर ध्यान देना, टेंसेस, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें। और मैथ्स की बात करें तो जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीजें आपको मैथ्स में ज्यादा ध्यान देना है इन चीजों पर। जीके की बात करें तो इसमें दिल्ली की हिस्ट्री, उसके मॉन्यूमेंट्स, हाई कोर्ट फैक्ट्स वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, सबसे बेहतरीन जो बुक होने वाली है आपकी जीके के पोर्शन के लिए, वो लूसेंट रहेगी, ठीक है, उससे काम चल जाएगा। ये जो आप सामने कंटेंट देख रहे हैं ना, वो इसमें जीके का कंटेंट है, ये लूसेंट की बुक का फ्रंट पेज का, फ्रंट नहीं, इसकी जो कंटेंट है, इसके अंदर जो कंटेंट है लूसेंट बुक के अंदर, ये उसका फोटो है। इसमें कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे एंशिएंट इंडिया के अंदर आपको स्रोत वगैरह के बारे में पढ़ लेना एक बार, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लेना, वैदिक सभ्यता पढ़ लेना, महाजनपदों के बारे में पढ़ लेना, जैन धर्म भी, बौद्ध धर्म भी,
आपको पढ़ लेना है। इस्लाम धर्म के बारे में भी जान लेना, साथ ही साथ आपको मौर्य साम्राज्य और मगध राज्य ये सभी पढ़ लेने हैं। साथ ही साथ बस इतना, ये बहुत है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव टॉपिक्स है। उसके बाद मिडिवल इंडिया के अंदर महमूद गजनी, महमूद गौरी, ये बहुत छोटे छोटे से पार्ट में दिए हुए हैं। दिल्ली सल्तनत काल के बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद सूफी आंदोलन को देख लेना, मुगल साम्राज्य, मुगल शासन व्यवस्था, मराठों का उत्कर्ष, ये सारे टॉपिक्स को देख लेना है मध्यकालीन भारत में। वहीं पर हम आधुनिक भारत की बात करें, यानी कि मॉडर्न इंडिया की बात करें, तो मॉडर्न इंडिया में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ें हैं, 1857 की क्रांति, इस पर ध्यान देना है। कुछ भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके ऊपर भी ध्यान दे लेना। और साथ ही साथ कांग्रेस के अधिवेशन कब हुए, कहाँ हुए, उनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। कुछ सामाजिक सुधार अधिनियम, ये सभी चीज़ें आपको लूसेंट में देखने के लिए मिल जाएंगी, उनको पढ़ लेना है। और जैसे गांधी एरा के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें, ठीक है ना। गांधी एरा, या हम बोल सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब 1885 से इसकी स्थापना हुई थी और जब तक आज़ादी मिली थी उस टाइम तक आपको मोटा मोटा चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है, पढ़ ही लेना है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पर पूछी नहीं जाएगी। अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, पृथ्वी के बारे में, उसकी आंतरिक संरचना, लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल, कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपको पढ़ लेना है। जलमंडल के बारे में, महासागरीय जलधारा एक बार के लिए छोड़ सकते हैं या लेकिन पढ़ ही लेना, ठीक है। ओशंस के बारे में पढ़ लेना, नहरें छोड़ सकते हैं। जलडमरू मध्य विश्व की प्रमुख नदियां कर सकते हैं। नदियों के किनारे घर, घर नहीं सॉरी नगर कौन कौन से हैं वो पढ़ सकते हैं। हाँ, एटमॉस्फेयर के बारे में, वायुमंडल यानी कि, ठीक है। और हाँ, फसलों के बारे में देख लेना। और साथ ही साथ हाँ, विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी पे उसकी मुद्रा क्या है, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। ये तो हो गया आपका विश्व के पर्सपेक्टिव में, यानी कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में ज्योग्राफी। भारत की बात करें तो भारत में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लेना। सामान्य जानकारी जो वो नॉर्मली फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है हमारे भारत का, वो सारी चीज़ें, भारत की नदियों के बारे में, उसकी झीलों के बारे में, जलप्रपात के बारे में, भारत की जलवायु, मुद्रा, कृषि, सिंचाई, सॉरी सिंचाई छोड़ सकते हैं। ये जो टॉपिक्स है ना, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप एक एक वीडियो भी देखेंगे ना इनकी, तो आसानी से याद भी हो जाएंगे, आपके दिमाग में भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपको बार बार रिपीट रिपीट करते रहना है इन सभी चीज़ों को। भारत की झरना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने ही पढ़ने होंगे जियोग्राफी के अंदर, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछेगा, तो कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ लेना, ठीक है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, आर्थिक नियोजन किस तरीके से, नीति आयोग वगैरह के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। संविधान की अगर हम बात करें, यानी कि पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जैसे लाइक आर्टिकल्स हो गए, सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। भारतीय संविधान के विकास, किस तरीके से विकास हुआ, संविधान सभा के बारे में, उसकी प्रस्तावना के बारे में, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें उठाई गई थी हमारे संविधान के अंदर, ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की गई थी वहाँ से, संविधान की अनुसूचियाँ, ये पढ़ लेना है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भारतीय नागरिकता, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ने हैं। डीपीएसपी के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। संसद के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, और साथ ही साथ हाँ, ये इनसे रिलेटेड ना, ये जैसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इससे रिलेटेड आर्टिकल याद कर लेना, इसका महान्यायवादी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको भी पढ़ लेना थोड़ा बहुत। और पंचायती राज व्यवस्था, ये भी ध्यान दे लेना है। और क्या हो सकता है, बस, हाँ, साथ ही साथ जो अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट है उनको भी ध्यान में रखना है। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। ये और जो जनरल साइंस वाला है उन सभी उसको आप देख ही सकते हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होगी आपकी स्ट्रेटेजी को लेकर के, किस तरीके से आप अपना अच्छा स्कोर बना सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट के एग्जाम के अंदर, ठीक है दोस्तों।
तो ये सारी चीज़ों को लेकर के मैंने बात कर ली है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ को लेकर के या किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर दूं, आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द उसका समाधान कर दूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।